तो हमले के दौरान कैंप से दूर भागे थे। भूख की वजह से अपना जूता खाने के लिए मजबूर थे। तभी उन्हें हिकी और उसके साथी मिल गए। हिकी उन्हें पानी पिलाता है और कहता है कि आप चाहे तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आपके लिए अब भी जगह है, हमारे पास खाना है। अब आम हालात में शायद जॉर्ज कभी इस सनकी इंसान हिकी के साथ शामिल ना होता, लेकिन इस समय वो मजबूर था, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मगर वो उसकी बात दिल से कबूल नहीं करता, क्योंकि जब ये लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे तो इनसे पूछताछ होगी, और चूंकि किसी कैप्टन को ही जवाबदेह होना पड़ता है, तो अगर सजा होती है या इल्जाम लगता है तो वो कैप्टन पर ही आएगा। इसके अलावा अगर ये जिंदा बचकर निकल गए तो ये एक झूठी कहानी बनाकर मशहूर भी हो सकते हैं, अमीर भी, क्योंकि ऊंचे ओहदे वाले ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट जॉर्ज इनका साथ देगा, पर वो नहीं देता। हाँ, भूख की वजह से वो मजबूर था, इसलिए इनके साथ साथ वो जाने लगा। डॉक्टर गुर्सर को भी जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। बाकी सब गद्दार थे, वो मिस्टर हिकी के बातों में आ गए थे और अपने कप्तान का साथ छोड़ दिया। अब कहानी में कई दिन गुजर जाते हैं, ये अभी भी इस बयाबान में फंसे थे। अब हर कोई बीमार था और इन्हें भारी भरकम नाव खींचने पड़ते थे, जो इनकी हालत तेजी से खराब करने के लिए काफी था। और दोनों ही टोलियों के साथ यही हो रहा था। ये नाव इसलिए अपने साथ ले जा रहे थे क्योंकि एक तो इसमें सामान था, दूसरा ये बीमार लोगों को इसमें रख सकते थे, और तीसरा सबसे अहम कि जब ये बंदरगाह तक पहुंच जाएंगे तो इन्हीं नाव में सवार ये किसी जहाज तक या किसी बंदरगाह तक भी पहुंच सकते हैं, जहां से ये रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। उम्मीद तो यही है। और अब तो इन्हें यहाँ 4 साल पूरे होने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि अब जेम्स की हालत बिगड़ रही है। उसके पुराने जख्म फिर से लौट आए, वो खुल चुके थे और अब तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए फ्रांसिस उसे नाव में लिटा देते हैं, लेकिन बोट के हिलने डुलने से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखों में खून उतर गया था और अब दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए फ्रांसिस की टोली को थोड़ा रुकना पड़ता है ताकि वो सफर को पूरा करने का कोई तरीका निकाल सके। समस्या ये थी कि नाव में बीमार लोगों की वजह से वजन बहुत ज्यादा था और खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। लेफ्टिनेंट एडवर्ड लिटल सुझाव देते हैं कि हमें कैंप लगाकर बीमार लोगों को यही छोड़ देना चाहिए। आगे जाकर किसी जानवर का शिकार मिला तो हम इन्हें लेने वापस जरूर आएंगे। जाहिर है इस कठिन समय में इन्हें कुछ मुश्किल फैसले तो करने थे। वैसे वो खुलकर नहीं बताता, मगर वो बीमार लोगों को मरने के लिए ही छोड़ना चाहते थे। वैसे ये फैसला बाकी सबका भी था। हालांकि ये बात करते हुए एडवर्ड लिटल बहुत दुखी नजर आ रहे थे, पर ऐसे मुश्किल हालात में इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है और जिंदा रहने की कोशिश में वो बस अपने ही बारे में सोचता है। तो एडवर्ड लिटल कहते हैं कि मुझे पता है कि इससे कुछ लोग मरेंगे, मगर ज्यादातर तो जिंदा रहेंगे ना सर। फ्रांसिस कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये हमारा तरीका नहीं है एडवर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आदमियों को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ूंगा। और मैं सिर्फ जेम्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आप में से किसी को भी छोड़कर नहीं जाने वाला, चाहे हमारी रफ्तार कितनी ही धीमी क्यों ना हो। कैप्टन के इस फैसले से कुछ लोग खुश नहीं थे, मगर फ्रांसिस मतलबी इंसान नहीं था। उस रात जेम्स की हालत बहुत बिगड़ गई थी, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। आखिरी समय पर वो कहते हैं कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा शरीर दूसरों को खिला देना यही जरूरी है। ईश्वर चाहता है कि हमारे लोग जिंदा रहे। बहुत तकलीफ की वजह से वो फ्रांसिस से कहता है कि मेरी मदद करो फ्रांसिस। वो आसान मौत की गुजारिश कर रहा था। फ्रांसिस पूछता है कि क्या आप यही चाहते हैं जेम्स, यही आपकी ख्वाहिश है? तो जेम्स सर हिलाता है कि हाँ। फ्रांसिस ब्रिजन से जहर की मांग करता है। ब्रिजन जेम्स से कहता है कि शरीर से उगलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसे निगलना होगा। फ्रांसिस से उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो जेम्स को अपने हाथों से ही जहर पिला देता है और उनकी मौत हो जाती है। कहानी के आखिरी लम्हात बहुत ही दुखी करने वाले हैं। इन लोगों के आपस में बहुत अच्छे रिश्ते थे और अब एक एक करके ये एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ मौजूद सभी बहुत भावुक हो गए थे। अगली सुबह फ्रांसिस जेम्स को दफनाने के आदेश देते हैं ताकि कोई उनकी दुर्गति ना करे। जेम्स को दफनाने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और दोपहर में फ्रांसिस को खबर मिलती है कि टुम्बाक को पश्चिम में देखा गया है। वो लंगड़ा कर चल रहा था, यानी वो जख्मी है, लेकिन अभी भी खतरनाक है। फ्रांसिस और मिस्टर ब्लैंक इस बारे में बात करते हैं क्योंकि उन्हें कोई प्लान बनाना होगा। इस बार हमला हुआ तो ये लोग बचेंगे नहीं। तब मिस्टर ब्लैंकी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जो कि साफ साफ आत्महत्या थी। वो कहता है कि आप लोग जमीनी रास्ते से आगे बढ़े और मैं उस जानवर को बर्फ में ले जाऊंगा। वो मेरी गंध की तरफ जरूर खींचा चलाएगा। फ्रांसिस ये सुनकर कहता है कि मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। मैं एक ही दिन में 2 दोस्तों को नहीं खो सकता। तो मिस्टर ब्लैंकी अपना कटा हुआ पैर दिखाते हैं। इतने दिन चलने की वजह से उसका जख्म फिर से खुल गया था और अब तो इन्फेक्शन और बढ़ चुका था। उनके पैर को और ऊपर काटने की जरूरत थी। मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि मैं इस तकलीफ से दोबारा नहीं गुजरना चाहता क्योंकि ये इसका इलाज नहीं, इसलिए मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए और जाने दीजिए मुझे। ये सुनकर फ्रांसिस रोने लग जाता है, लेकिन मिस्टर ब्लैंकी उसे मना लेते हैं। फ्रांसिस पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्लैंकी मजाक में कहता है कि 30-40 लोग, एक 5 मीटर लंबी रस्सी और ढेर सारे फॉक्स। ये सुनकर फ्रांसिस हंसने लगा क्योंकि ये रस्सी और कांटों वाली बात समझ आ गई थी उसे कि वो इसकी मांग क्यों कर रहा है।
और अंत में हमें भी समझ आएगी। वो मिस्टर ब्लैंकी को गले लगाते हैं, जिसके बाद उनके रास्ते अलग हो गए। लेकिन रास्ते में मिस्टर हेनरी की हालत भी बिगड़ गई थी, जिससे मिस्टर ब्रिजन की हिम्मत भी जवाब देने लगी। थोड़ा आगे जाने पर वो दोबारा कैंप लगाते हैं बीमार लोगों की वजह से। हेनरी को ऐसी हालत में देखकर मिस्टर ब्रिजन बहुत दुखी थे। वो हेनरी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो कैंप छोड़कर कहीं दूर निकल गए। काफी दूर आने के बाद वो एक जगह लेटकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। वो स्कीमो लड़की नाइब अपने कबीले में पहुंच गई थी, जहां कबीले का एक आदमी उसे शामन के बारे में बताता है कि जब से ये लोग यहाँ आए हैं, इस टापू पर खाने की कमी आ गई है, हमें भूख का सामना करना पड़ता है, हमें शामन की मदद चाहिए, तुम्हें शामन को बुलाना होगा, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, संतुलन को बनाए रखेगा वो। टुम्बाक अब भी तुम्हारा है, यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम इससे भाग नहीं सकती। दोस्तों, इस मेथोडोलॉजी को अंत में एक्सप्लेन करेंगे। अब जाते हैं गद्दार टोली की तरफ, यानी मिस्टर हिकी की टोली। वो इनसे 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। हथियार उनके पास भी थे, इनके पास भी, मगर वो तादाद में ज्यादा है, इसलिए ये लोग उनसे डरते हैं। हिकी को इस बात की चिंता थी कि राशन खत्म हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसके पास शैतानी दिमाग था, मगर इससे पहले उसे अपने बातों से बाकी सबको भी मनाना पड़ता। जैसे वो लेफ्टिनेंट जॉर्ज से बात करते हैं कि हम अब तक जो खाना खाते आए, उसने हमारी ऐसी हालत कर दी, क्या पता इसके अंदर क्या था, किसी घोड़े का मांस या किसी कुत्ते का, कौन जाने, लेकिन हम इसे खाते रहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या खा रहे थे, बस हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। उसकी बातों का मतलब यही था कि अब वो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो कैन फूड भी अब खत्म होने वाला था। गिब्सन बहुत कमजोर हो चुका था। उस समय डॉक्टर गुरसर उसका चेकअप कर रहे थे, मगर गुरसर अब बातें नहीं छुपा रहे, वो बदल से गए थे। साफ साफ कह रहे थे कि तुम मरने वाले हो गिब्सन, और तुम्हें तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ। हिकी को जब इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब गिब्सन किसी काम का नहीं, वो नाव नहीं खींच सकता, वो बिना हिचकिचाए ही अपना चाकू लेता है और गिब्सन की पीठ में घोंप देता है। ये दरिंदगी देखकर गुरसर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर गिब्सन तड़प तड़प के मर गया। और गुरसर हिकी हैवान की आंखों में देख रहा था, वो बेबस था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बाद में वो मिस्टर गुरसर से लाश को काटने के लिए कहता है। गुरसर मना करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हिकी कहता है कि आपको इसी काम के लिए यहाँ लाया गया था डॉक्टर, आपने अनगिनत लाशों का पोस्टमार्टम किया है, इसलिए ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं। गुरसर गुस्से में जवाब देते हैं कि मैंने 20 लाशों का पोस्टमार्टम किया है, पर मैं ये नहीं करूंगा। तुमने अपने ही दोस्त का कत्ल किया और अब आप इसे खाना चाहते हैं, तो फिर तुम ही इसे काटो। हिकी कहता है कि मेरी सलाह आपके लिए यही होगी कि जब जान पर बनाए तो ईमान को पीछे छोड़ देना चाहिए। आप इसीलिए डॉक्टर बने थे ना, ताकि इंसानियत की सेवा कर सके। आपको वही करना चाहिए डॉक्टर, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत है। तुम जानते हो शरीर के किन हिस्सों को काटना है जो खाने के लिए सुरक्षित है। गुरसर उसकी आंखों में देखकर कहते हैं कि जहाँ तक मैंने तुम्हें समझा है मिस्टर हिकी, मुझे लगता है आपकी परवरिश किसी ऐसे घराने में हुई होगी जहाँ किसी भी मांस को खाया जाता था, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो शरीर के किन हिस्सों को काटना चाहिए। ये सुनकर हिकी उसे धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो हर घंटे लेफ्टिनेंट जॉर्ज की एक एक उंगली तोड़ेंगे, तब तक जब तक उसकी मौत ना हो जाए, और तुम उनकी दर्द भरी चीखें सुनना। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है डॉक्टर। जाते हुए हिकी कहता है कि एक बात और, जिंदा तो तुम भी रहना चाहोगे ना। 1 घंटे बाद जब वो जॉर्ज की उंगलियां तोड़ने वाले थे, तो ना चाहते हुए भी गुरसर को ऐसा करना पड़ा। मिस्टर गुरसर को गिब्सन के गले में डेविड की वो अंगूठी भी मिलती है, जिसको डेविड ने अपनी बहन को देने को कहा था। इससे मिस्टर गुरसर काफी जज्बाती हो गए। खैर, बाद में ये सभी बैठकर गिब्सन का मांस खाते हैं, सिवाय मिस्टर गुरसर के। ये सब काफी भयानक था। इन बातों से डॉक्टर गुरसर का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था। गुरसर जैसे लोग साफ दिल वाले होते हैं, नेक लोग। ऐसे हालात में उनका फंसना वाकई दुख भरा है। रात में लेफ्टिनेंट जॉर्ज उनके पास आकर अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं कि वो गर्मियों में अपनी आंट के यहाँ रहने गया था। वो एक धार्मिक औरत थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे चर्च जाना पसंद नहीं था, मगर एक दिन जब मैं गया तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा महसूस हुआ, लगा जैसे फरिश्ते गा रहे हो। उसके बाद मैं कई बार गया, मगर एक दिन मैंने बीमारी का बहाना किया और मैं नहीं गया। मेरी आंट समझ गई और उसने दोबारा मुझे चलने के लिए नहीं कहा। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने खुद को उसी चर्च में पाया। अगर मैं एक बहादुर इंसान होता तो मैं मिस्टर हिकी को मार देता, बेशक मैं भी मारा जाता, मगर मैं नहीं हूँ। मुझ में बुराइयां है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जॉर्ज की ये बातें इंसानी फितरत को दर्शाती है कि सख्त हालात में इंसान वो सब करने पर मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें पता होता है कि गलत है, मगर फिर भी वो उस काम से पीछे नहीं हटते। एक दिन बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ब्लैंकी अकेले ही बर्फ की ओर सफर कर रहे थे। आखिरकार वो एक जगह पहुंचते हैं और हैरानी की बात ये थी कि ये जगह असल में किनारा था। ये था नॉर्थ वेस्ट पैसेज। जिस रास्ते को खोजने के लिए ये निकले थे वो मिल तो गया, मगर क्या फायदा, इन्होंने सब कुछ खो दिया। खुशी मनाने के लिए मिस्टर ब्लैंकी वहाँ अकेले ही थे। अपने आखिरी समय में वो नक्शे पर नॉर्थ वेस्ट पैसेज की लोकेशन लिख देते हैं। ब्लैंकी पागलों की तरह हंसने लगे। शायद उन्हें इस बात की खुशी से ज्यादा अफसोस था। वहाँ हिकी की टोली दिखा